22 अप्रैल की दोपहर थी, मंगलवार का दिन। घड़ी की सुइयां ठीक 2:45 पर टिक चुकी थीं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए 40 से ज्यादा लोग कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत बेसरन घाटी में घूमने आए थे। चारों ओर हरियाली थी, नीला आसमान था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। टूरिस्ट मैदान में इधर उधर फैले हुए थे। कुछ लोग छोटी दुकानों के सामने लगी कुर्सियों पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तो कुछ वादियों के सौंदर्य में खोए हुए सेल्फी ले रहे थे। लेकिन तभी जंगल की ओर से हलचल हुई। कुछ लोग आते दिखे, सेना की वर्दी पहने हुए, चेहरों पर नकाब चढ़ाए। पहले तो सबने सोचा कि ये सेना के जवान हैं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। उन नकाबपोशों ने टूरिस्टों को रोकना शुरू किया। नाम पूछे जाने लगे, पहचान पत्र मांगे जाने लगे। जो मुसलमान थे उन्हें कलमा पढ़ने को कहा गया। उनकी पेट तक उतरवाई गई ताकि उनकी धार्मिक पहचान की पुष्टि हो सके। और फिर जो मुसलमान नहीं थे उन्हें वहीं पर खुले मैदान में गोली मार दी गई। चीखें गूंजने लगीं, भगदड़ मच गई। दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे। घाटी जो अभी कुछ मिनट पहले तक सुकून का घर थी, अब मौत के मैदान में बदल चुकी थी। लगभग 10 मिनट तक गोलियों की बरसात होती रही, और जब आतंक का तूफान थमा तब वहां चारों ओर बस लाशें थीं, खून था और दहशत का ऐसा मंजर जिसे शब्द बयां नहीं कर सकते। धीरे धीरे टूरिस्टों और दुकानदारों को समझ आने लगा था कि यह कोई रूटीन चेकिंग नहीं है, यह एक आतंकी हमला था। जिस घाटी में कुछ घंटे पहले तक हंसी खुशी का माहौल था, वो अब खौफ और चीखों से भर गई थी। शुरुआत में खबर आई कि एक टूरिस्ट की मौत हो गई है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई और घड़ी ने 11 बजने की दस्तक दी, मौत का आंकड़ा बढ़कर 27 तक पहुंच चुका था। एक रिपोर्ट के अनुसार मारे गए ज्यादातर लोग पुरुष थे। कई परिवार बिछड़ गए थे। कई औरतें अपने पतियों और भाइयों को आवाजें देती रहीं, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा गूंजता रहा। वहां मौजूद टूरिस्टों को शुरुआत में समझ ही नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा है, क्योंकि हमलावर सेना की वर्दी में थे और चेहरे मास्क से ढंके हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिन पर भरोसा किया जा रहा है वही मौत का फरिश्ता बनकर आए हैं। पुणे, महाराष्ट्र से आई एक टूरिस्ट आशा, जो उस वक्त बेसरन घाटी में मौजूद थी, ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बताया, हम सबको लगा था कि सेना कोई जांच कर रही है, लेकिन फिर उन्होंने सिर्फ पुरुषों को बुलाया, खास तौर पर हिंदू पुरुषों। जबरदस्ती कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई। जो नहीं पढ़ पाए या हिचकिचाए उन्हें वहीं पर गोली मार दी गई। उनकी आंखों में अभी भी उस रात का खौफ तैर रहा था। वो कहती हैं, हम तो सिर्फ घूमने आए थे, हमें नहीं पता था कि हम मौत के इतने करीब खड़े हैं। मेरे सामने ही मेरे पापा को 3 गोलियां मारी गईं। ये शब्द है आशा के, जिनकी आंखों के सामने उनका पूरा संसार उजड़ गया। अब सवाल उठता है, साहब, क्या कश्मीर में हुआ ये हमला सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर आतंकियों की कोई सोची समझी साजिश थी? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी 2 थ्योरी में समझते हैं, और साथ ही जानेंगे कि आतंकियों ने 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना। पहली थ्योरी, सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि इसी वक्त अमेरिका की उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर है, और इतिहास गवाह है कि जब भी भारत में कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दौरा होता है, आतंकी अपने खूनी मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश करते हैं ताकि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा जा सके। दूसरी थ्योरी, कुछ लोग इसे पुराने पैटर्न से जोड़कर भी देख रहे हैं। याद कीजिए, 20 मार्च 2000 को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए थे। उसी दिन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के छत्र सिंहपुरा गांव में आतंकियों ने 36 निर्दोष सिखों का नरसंहार कर दिया था। उनकी सिर्फ इसलिए हत्या की गई थी क्योंकि वे एक खास समुदाय से थे, ताकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सके। अब आप खुद सोचिए, क्या यह महज संयोग है कि जब भी कोई अमेरिकी नेता भारत आता है तभी कश्मीर में खून बहाया जाता है, या फिर यह एक तयशुदा रणनीति है? अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की।
इसका सीधा तार जुड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे से। 22 अप्रैल को ही पीएम मोदी सऊदी अरब के जेद्दाह पहुंचे थे। ये दौरा कई हफ्ते पहले से तय था, एक बेहद अहम यात्रा जहां पीएम मोदी को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करनी थी। मुलाकात के दौरान योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल जैसे कई अहम क्षेत्रों में एमओयू साइन होने की उम्मीद थी, यानी भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तों में एक नया मजबूत अध्याय जुड़ने वाला था। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। पाकिस्तान, जो लंबे समय से खुद को सऊदी अरब का पुराना दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता आया है, उसे पीएम मोदी का यह दौरा खटकने लगा। उसे डर था कि अगर भारत और सऊदी अरब के रिश्ते और गहरे हो गए तो दुनिया में पाकिस्तान और उसकी कश्मीर को लेकर चलाई जा रही कहानी और भी कमजोर पड़ जाएगी। यही वजह है कि आतंकियों ने इस हमले के जरिए एक संदेश देना चाहा। कश्मीर का मुद्दा अभी मरा नहीं है, कश्मीर में अभी भी आग है, और वे चाहते थे कि ये संदेश न सिर्फ भारत बल्कि सऊदी अरब और पूरी दुनिया, यानी एक ही वार से कई निशाने साधे गए। भारत को चोट देना, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचना और कश्मीर के नाम पर एक बार फिर ग्लोबल मंच पर चर्चा छेड़ना। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि यह आतंकी हमला टाइमिंग देखकर और सिस्टमैटिक मेथड से किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट गए हुए हैं। ऐसे में यह वारदात भारत को नीचा दिखाने के लिए ही की गई है। अब सवाल है कि आतंकियों ने हमले के लिए पहलगाम जगह क्यों चुनी? तो बात यह है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिनों की होने वाली है, जो 9 अगस्त को समाप्त होगी। हर साल होने वाली यह यात्रा हमेशा सिक्योरिटी के नजरिए से काफी सेंसिटिव है। इस यात्रा पर हमला होने का खतरा बना ही रहता है। इसके चलते जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां चौकन्नी रहती हैं। तो इस बार जिस जगह हमला हुआ है उसी जगह से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, यानी पहलगाम के बेस कैंप से यात्रा शुरू होती है। करीब 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में पहलगाम में हमला आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए धमकी भी दी है। वहीं इस हमले की एक कहानी यह भी है कि भारत ने चेनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर लिया है। इससे अब श्रीनगर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाई है। 25 जनवरी को कटरा श्रीनगर रूट का सफल ट्रायल भी हुआ था। ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से रवाना हुई और 11 बजे श्रीनगर पहुंची। ट्रेन ने 160 किलोमीटर काम किया का सफर 3 घंटे में पूरा किया था। 19 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे। साथ ही कटरा यानी माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले थे। हालांकि किन्हीं वजहों से उन्होंने यह प्लान पोस्टपोन कर दिया। देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर की ट्रेन कनेक्टिविटी होने से टूरिज्म तेजी से बढ़ने की उम्मीद भी है। तो आतंकियों के इस हमले के पीछे का मकसद बड़ा है। इसके पीछे एक पूरा साइकिल है। ट्रेन है, यानी हमले का मेन एजेंडा है कश्मीर में टूरिज्म को रोकना, जिससे वहां का बिजनेस इफेक्ट होगा। फिर लोग बेरोजगार होंगे, और जब बेरोजगार होंगे तो पैसे के लिए आतंकी संगठनों से जुड़ जाएंगे। वैसे एक अहम सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान सेना चीफ ने आतंकी हमले का हिंट दे दिया था? दरअसल पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने पिछले हफ्ते हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली बात कही थी और कश्मीर को पाकिस्तान की गली की नस बताया था। उन्होंने कश्मीर को गाजा से जोड़ते हुए कहा, पाकिस्तानियों का दिल गाजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। इस्लामाबाद 5 पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में जनरल मुनीर ने साफ शब्दों में कहा, हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकियों ने नाम पूछकर चुन चुनकर लोगों को मारा है। अगर आतंकियों ने नाम पूछकर निशाना साधा है तो ये बहुत कुछ बयान करता है। घटना के तुरंत बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल गंवाए दिल्ली से श्रीनगर का रुख किया। राजभवन में अब सेना और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग जारी है। रणनीति तय हो रही है, हर पल की रिपोर्ट ली जा रही है
और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीमें भी जांच में जुट गई हैं। सवाल अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, सवाल है इंसाफ का, सवाल है शांति के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का। पहलगाम की घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में अलर्ट जारी भी किया गया है। पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन हमले के बाद से वह समय से पहले भारत लौट आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के हिट स्क्वाड यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल है, जो पाकिस्तान में बैठकर इसे ऑपरेट करता है। आपको बता दें कि लश्कर का प्रॉक्सी ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट साल 2019 में अस्तित्व में आया। टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर में बेहद सक्रिय हैं और इनकी फंडिंग सीधे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई द्वारा करवाई जाती है। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी संगठन को सज्जाद गुल, सलीम रहमानी और साजिद जट जैसे खूंखार आतंकी लीड कर रहे हैं और अब पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में इसे सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। इस भीषण हमले में अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है। एक यूएई का टूरिस्ट, एक नेपाल का नागरिक, 2 लोकल सिटीजन और बाकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के रहने वाले टूरिस्ट शामिल हैं। एक पल में कितनी जिंदगियां उजड़ गईं, कितने सपने बिखर गए। हम इस पूरे टॉपिक पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर वीडियो भी जल्द लेकर आएंगे ताकि आपको पूरी सच्चाई और पृष्ठभूमि समझ सके। फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में पीड़ित